नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर धर्मवीर आज के आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने इस चौथे लेक्चर के साथ, जहाँ पर हम निरंतर चर्चा करते आए हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की। और उसी के क्रम में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज का मेरा यह वीडियो उन कंपनियों के चयन का रहेगा, उन शेयर्स के चयन का रहेगा जिनमें हम या सोचें कि हम उसमें पैसा लगाएं या न लगाएं। कोई भी शेयर चूज़ करने से पहले हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और निश्चित रूप से आज का मेरा यह लेक्चर, यदि आपको शेयर मार्केट का जरा भी नॉलेज है तो ये लेक्चर आपको झकझोर देगा। स्टॉक के सिलेक्शन के लिए, अंशों के चयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमने अपने जीवन में यह महसूस किया है कि हमारे सुबह से लेकर शाम तक के कार्यों में किन किन प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करते हैं। कभी हमने इसको गंभीरता से सोचा है? अगर आपने सोचा होता तो आपको बताने की जरूरत न पड़ती कि आप किस कंपनी में पैसा लगाएं। सुबह आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या आपने कोलगेट में पैसा आपको लगाना चाहिए था कि नहीं? बिजली के सामानों में हैवेल्स में आपको पैसा लगाना चाहिए था कि नहीं? क्रॉम्पटन में पैसा लगाना चाहिए था कि नहीं? एलजी सैमसंग में आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं? कपड़े जूते में बाटा में आपको पैसा लगाना चाहिए था कि नहीं? घड़ी में टाइटन में आपको पैसा लगाना चाहिए था कि नहीं? बैंक में स्टेट बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों में आपको पैसा लगाना चाहिए था कि नहीं? तो क्या आपने अपने डेली के जीवन में यह देखा कि वो कंपनियां जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए था वो तो आपके बगल ही थी, आप ध्यान नहीं दे पाए और आज भी आप वही कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जो हमारे डेली के जीवन में अच्छा कर रही हैं, उन्हीं की तो सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, वही तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे, वही तो हमारी पूंजी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कंप्यूटर का जब युग स्टार्ट हुआ, जो लोग पुराने लोग, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तो आपको ये नहीं पता था दुनिया की स्थिति देखते हुए कि कंप्यूटर युग आ चुका है और हमें इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल यहाँ पैसा लगाना चाहिए? दवाई लेने जाते हैं तो क्या हमें नहीं सोच पाते हैं कि हमें सिप्ला, सन फार्मा, ग्लेनमार्क यहाँ पैसा लगाना चाहिए? जिसका सामान हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पैसा लगा नहीं पा रहे हैं। या तो हमारी आंखें बंद है या तो दिमाग बंद है। अगर थोड़ी सी आंखें आपने खुली रखी होती और जरा सा इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपको एक एग्जांपल बता दूं कि 5-10 हज़ार रुपये लगाने वाला सन 80-90 का आदमी आज 500-500 करोड़ रुपए में है। उसकी वैल्यू 500, 700 करोड़ रुपए है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब हम सोचते हैं कि हम क्या काम करें तो लाओ कोई कंपनी खोलते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में ये विचार क्यों नहीं आता है कि भाई कंपनी खोलना बहुत कठिन काम है। लोकेशन ऑफ दी, हमारी फर्म क्या हो, प्रोडक्ट हमारा क्या हो, पैन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में उसको हम कैसे बेचेंगे, कितनी हम ह्यूज कैपिटल की आवश्यकता उसमें,
कितनी ह्यूज मैन पावर की आवश्यकता है, क्या हर आदमी के बस का है? नहीं है ना। तो भाई हम क्यों नहीं जो कंपनी खोलना चाहते हैं उसकी सबसे अच्छी कंपनी पकड़े और उसमें पैसा लगा दें, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो अगर मैंने शेयर खरीद लिया तो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी एट दैट डे। क्या जरूरत है मुझे इतने सेटअप करने की? कंपनी में मैंने पैसा लगा दिया, कंपनी बढ़ेगी, मेरा पैसा बढ़ेगा। मुझे बैठ के कंपनी के पैसे से एंजॉय करना है। क्यों हेडेक लेना है मुझे सैलरी देनी है, मुझे बिजली का बिल देना है? नो नीड। जिस भी लाइन में काम करना चाहते हो उस कंपनी में पैसा लगा दो, बढ़िया कंपनी पकड़ करके। तीसरा प्रश्न उठता है कि सर बढ़िया कंपनी कैसे पकड़े? एक ही सेक्टर में काम करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं, तो उसमें से कैसे सिलेक्शन करें कि ये कंपनी अच्छी है? तो भाई थोड़ा स्टडी भी कर लो। जनरल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में हम उस कंपनी को ही तो अच्छा मानेंगे जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसके प्रमोटर्स अच्छे हों, प्रमोटर्स जिनके पास कंपनी के अधिकतम शेयर खुद ही हो, जो अपना शेयर ना बेचना चाहते हो, मीन्स उन्हें अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस हो। तभी तो वो अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहते हैं। कंपनी के शेयर बेचना मीन्स कंपनी को बेचना, तो वो अपने शेयर होल्डिंग को कम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। और जहां प्रमोटर्स अपने शेयरों को बेचने लगेंगे मीन्स खतरा बढ़ गया है। जब उन्हें अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं है मीन्स आपको निकलने का समय आ चुका है। अब दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि भाई कंपनी कहीं कर्जे में तो नहीं डूबी है, उसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है? मीन्स कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने इतना उधार ले रखा हो कि कंपनी के प्रॉफिट में से मुझे डिविडेंड मिलने की बजाय, मुझे बोनस मिलने की बजाय कंपनी के सारे प्रॉफिट्स कंपनी की उस लिए गए ऋण की ब्याज चुकाने के काम आ रहे हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो या कंपनी की डेट्स क्या है, वो बढ़ रही है या घट रही है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मान सकते हैं कि कोई भी कंपनी चलाने के लिए डेट लेनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, लेकिन क्या कंपनी आने वाले समय में अपने प्रॉफिट से उस डेट को कम कर रही है या नहीं, ये कंपनी की पोजीशन को बताएगा, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताएगा। तो भाई जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा ऋण है मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि वो ऋण ही चुकाते चुकाते थक जाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, प्रमोटर अच्छे होने चाहिए। रिनाउंड कंपनियां रिलायंस, टाटा, बजाज, ये सब कंपनियों में प्रमोटर्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी टेस्टेड है। लेकिन जो नई कंपनियां आ रही हैं उनमें हमें बहुत ध्यान देना होगा कि मैनेजमेंट कैसा है, उसकी सोच क्या है, प्रोग्रेसिव सोच है कि नहीं, वो क्या सोच रहा है, क्या ये कंपनी अगले 10-20 सालों तक सब मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं तो आप आंख मूंद करके पैसा लगा दीजिए, और यदि आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो आपको पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी कंपनी पर रिसर्च करेंगे। बहुत सारे और पॉइंट्स जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, वो समझ जाएंगे कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, आरओआई क्या होता है, आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फार्मूले हैं। लेकिन आज चूँकि मैं जनमानस के लिए, सामान्य जन के लिए भी ये वीडियो बनाता हूँ, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ना ही इन रेशियोज़ के मैं फार्मूलों को बहुत समझाने के लिए बैठूंगा, नहीं तो आप बोर होने लगेंगे।
मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ROI, थर्ड पॉइंट बात करते हैं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मीन्स कि जो पैसा हम लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उस पर रिटर्न क्या जनरेट हो रहा है। क्या कंपनी प्रतिवर्ष 15 से 18% का रिटर्न हमको दे पा रही है? क्या कंपनी लगातार कॉन्सिस्टेंट रूप से एक ROI, एक कॉन्सिस्टेंट ROI 15 to 18, 20% का मेंटेन कर पा रही है? तो अगर हाँ, तो उत्तर साफ है, मुझे पैसा लगाना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कैसा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि IPOs में जब लॉन्च होते हैं उस समय कंपनी का इनिशियल प्राइस लगता है 50 रुपये है, और कंपनी का जो लिस्टिंग गेन होता है मुझे 150 रुपीज़ मिलता है, और हम कहते हैं कि मेरी तो सलाह ये रहती है कि आप लिस्टिंग गेन पे निकल जाओ, क्योंकि कंपनी तो अभी स्टार्ट हुई है, कंपनी को अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं, कंपनी 4-5 साल काम करेगी, तब जाके कहीं पता चलेगा ना कि कंपनी कैसा काम कर रही है, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है। अभी क्या हो रहा है हम जानते कुछ नहीं है। IPO आया, कूद पड़े, भाग रहा है शेयर, खरीद लिया 150 पे, 200 पे, 50 का इनिशियल प्राइस है, फंस गए वहाँ पे। साल 1.5 साल में कंपनी रुलाएगी, धीमे धीमे उसके शेयर नीचे आएंगे, वो फिर से 50 रुपये आएगा, हम अपने शेयर बेच के भाग जाएंगे, कहेंगे भैया शेयर मार्केट में कभी पैसा मत लगाना। शेयर मार्केट में जुआ है, पैसा लगाना नहीं। शेयर मार्केट को जुआ जो लोग कहते हैं उनको जरा भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में जुए की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई किया ही नहीं, उन्होंने अपने पैसे को तो सुन करके लगा दिया, दूसरे से सुन लिया कि बहुत पैसा है और लगा दिया। क्या आपने खुद से पढ़ाई किया, खुद से मेहनत किया? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पर आपने सोचने की कोशिश की? राकेश झुंझुनवाला का उदाहरण हम देते हैं कि 3 रुपए के टाइटन शेयर और 2,500-3,000 तक के शेयर्स रेट। अभी विजय केडिया साहब का मैं एग्जांपल सुन रहा था, उनका वीडियो सुन रहा था, 16-16 हज़ार गुना प्रॉफिट तक ही उन्होंने प्राप्त किया है अपने शेयर्स में। तो हमें कंपनियों के इस समुद्र में, कंपनियों के इस बहुत सारे मल्टीपल मायाजाल में से छांटना है उस कोहिनूर हीरे को जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सके, जो हमें मल्टीपल रिटर्न दे सके और वो मल्टी बैगर बन सके। तभी तो जिस कंपनी के हम ओनर हैं एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, डिविडेंड मिलेगा और मेरा पैसा कई गुना हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे भी तो अच्छा लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में आपको उतने ही शेयर रखने चाहिए जितने शेयर की स्टडी आप रेगुलर बेसिस पर कर सकें और उसको डेली वॉच कर सकें, उसके संबंधित न्यूज़ पढ़ सकें, उससे संबंधित चीज़ों को ध्यान दे सकें, उनके रिजल्ट्स देख सकें, उनकी AGM मीटिंगों के कांकोल सुन सकें, देख सकें। तभी आप अपने पोर्टफोलियो में उस शेयर को स्थान दें। तो देखिए एक दिन आप कि ये शेयर वो धमाल करते हैं और आपको कैसे राजा बनाते हैं, कैसे अमीर बनाते हैं। इन्हीं सब ज्ञान के साथ एक चीज़ और थोड़ा जोड़ लेंगे कि लेटेस्ट जो थीम्स चलती रहती हैं वो सामने दिखने लगती है। एक समय था, कंप्यूटर का समय था, आया विप्रो इन्फोसिस ने कितने प्रॉफिट दिए, कितने बोनस दिए, 10-10 हज़ार रुपये लोग लगा कर क्या 750 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है। तो भाई आने वाले 10 साल 20 साल दुनिया किधर जा रही है, थीम कौन सी नहीं आ रही है? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा लगा सकते हैं?
एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। यदि आपका अंदर से मन करता है हाँ, तो आज के इस लेक्चर के बाद मुझे लगता है कि आप उसकी स्टडी करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी खोलनी हो तो कौन से ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयर्स हैं जिसमें आप इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखते हुए पैसा लगाने की हिम्मत कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ने के बाद हिम्मत किए और अपने चारों तरफ आँख कान खोल करके आपने देखा और पैसा लगाया तो निश्चित रूप से आपको उसी दिन एक अच्छी कंपनी के चयन करने का रास्ता मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक अच्छी कंपनी का चयन अपने पोर्टफोलियो में कैसे करना है। बहुत मैंने कॉम्प्लिकेट वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल मेरे वीडियो इसी तरह आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मुझे और हौसला देते रहिए कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और ऐसे वीडियो बनाऊं जो आपको आपके जीवन में आपको जीरो से हीरो बना सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।